क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि स्पेस में जाने वाले स्पेसक्राफ्ट किन किन मुश्किलात का सामना करते हैं? और क्या हो अगर स्पेस में ट्रेवल करते हुए आपके सामने एक बहुत बड़ा स्टार आ जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ऐसी ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज इन्हें लॉन्च हुए 45 साल हो चुके हैं। इन स्पेसक्राफ्ट्स ने अपने इस टाइम में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन स्पेसक्राफ्ट्स के जरिए ही आज हम स्पेस के बारे में इतना कुछ जानते हैं। इन्हें लॉन्च हुए 45 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनके इंस्ट्रूमेंट्स सही काम कर रहे हैं। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं, बल्कि ये स्पेसक्राफ्ट खुद ही अपने आप को स्पेस के एटमॉस्फेयर से बचाने में कामयाब हुए हैं। इतने सालों से ये स्पेस के लो टेम्परेचर, रेडिएशंस और डस्ट से अब तक बचे हुए हैं, क्योंकि ये मल्टी लेयर थर्मल इंसुलेट्स है। इनके अंदर मौजूद हर इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से सील किया गया है ताकि स्पेस के एटमॉस्फेयर का इनके ऊपर कोई भी असर ना हो। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने से कुछ ही टाइम पहले इनके अंदर मौजूद केबल्स को एल्यूमिनियम फॉइल से लपेटा गया था ताकि स्पेस की रेडिएशंस इन्हें खराब ना कर सके। जब इन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तब ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के करीब से गुजरा और इसने बहुत ही शानदार इमेजेस को कैप्चर भी किया। इनमें से सबसे ज्यादा फेमस इमेज ये है। इसमें जो छोटा सा डॉट आप देख रहे हैं वो हमारी जमीन है। इस इमेज को पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। इसके अलावा इन स्पेसक्राफ्ट्स ने जुपिटर के मून आइयो पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन को भी कैप्चर किया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसी बहुत ज्यादा इमेजेस हैं जो ज्यादा फेमस तो नहीं हैं, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा शानदार हैं। इनमें से एक इमेज ये है जिसमें आप जमीन और चांद को एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। इस इमेज को उस वक्त कैप्चर किया गया जब वो जुपिटर की तरफ जा रहा था। इसके अलावा आप टाइटन को भी देख सकते हैं। इस इमेज में टाइटन की डिस्क को दिखाया गया है। अगर आप टाइटन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है। साइंटिस्ट का कहना है कि फ्यूचर में हम इस पर जाकर अपनी बस्तियां भी बसा सकते हैं। इस इमेज में नजर आने वाले डिफरेंट कलर्स गैसेस की वजह से बनते हैं। टाइटन पर नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसा कलर नजर आता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जमीन पर जिंदगी का आगाज होने से पहले इसका एटमॉस्फेयर भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता होगा। तमाम प्लैनेट्स को स्टडी करने और उनकी इमेजेस लेने के बाद वॉयेजर ने अपने कैमरा और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को ऑफ कर दिया, क्योंकि इसका मकसद एनर्जी को सेव करना था। इसके अंदर जो बैटरी लगी है वो लिमिटेड टाइम में ही चल सकती है। साइंटिस्ट ऐसा चाहते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट उन्हें लंबे अरसे तक डेटा भेजता रहे, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा एनर्जी को यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया। बगैर किसी रुकावट के ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पहुंच चुका है और इसके बाद ये हीलियोस्फीयर के किनारे पर भी पहुंच गया। यहाँ बहुत ज्यादा सोलर विंड्स होते हैं। इसके बाद ये हीलियोपोज एरिया में इंटर हुआ। यहाँ सोलर विंड्स का प्रेशर और इंटरस्टेलर प्लाज्मा का प्रेशर बराबर होता है। ये बात आप जान लें कि साइंटिस्ट ने इस एरिया के बारे में सिर्फ और सिर्फ सिमुलेशन के जरिए ही स्टडी किया था, लेकिन अब सच में ये स्पेसक्राफ्ट वहाँ पहुँच चुका है। इस एरिया में सोलर विंड्स के पार्टिकल्स और आउटर स्पेस के पार्टिकल्स आपस में टकराते रहते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। इस टक्कर की वजह से बहुत ज्यादा लाइट और हीट रिलीज होती है। जब यही चीज बड़े पैमाने पर होती है तो वॉल ऑफ फायर नाम का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस एरिया का टेम्परेचर तकरीबन 29,700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49,700 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में है, जो हमारे सूरज की सतह के टेम्परेचर से 10 गुना ज्यादा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया कितना ज्यादा गर्म है। इतना ज्यादा टेम्परेचर सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्पेसक्राफ्ट्स इस एरिया से आगे नहीं जा सकेंगे। ये बात आप जान लें कि ये स्पेसक्राफ्ट्स इस एरिया को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। जब ये स्पेसक्राफ्ट उस एरिया में इंटर हुआ तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लाज्मा की डेंसिटी बहुत कम है। जब डेंसिटी कम होती है तो टेम्परेचर का असर दूसरी चीजों पर इतना ज्यादा नहीं होता। बस यही वजह है कि ये स्पेसक्राफ्ट इतनी आसानी से इस एरिया से बाहर निकलने में कामयाब हो गया।
साइंटिस्ट के लिए इस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एरिया हीलियोपोज के बहुत ज्यादा नजदीक है। हीलियोपोज को अगर बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा जैसे हमारा सोलर सिस्टम किसी बबल के अंदर मौजूद है। ये बबल हमारे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर डस्ट और स्पेस से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। अगर हीलियोपोज ना होता तो हमारी जमीन पर लाइफ का होना नामुमकिन हो जाता। साइंटिस्ट का कहना है कि फ्यूचर में जब हम इंसानों को सोलर सिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा तो शायद ये एरिया हमारे लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करे। पहले साइंटिस्ट का मानना था कि हीलियोपोज एक बॉल की शेप का है, लेकिन बाद में ये पता चला कि शायद ये एक अंडे की शेप का है। कुछ सालों के बाद ये थ्योरी भी गलत साबित हुई और साइंटिस्ट कहने लगे कि हो सकता है ये डोनट शेप का हो। लेकिन आज भी साइंटिस्ट ये अच्छे से नहीं जानते कि इसका साइज क्या है, लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें कुछ गैप्स हो सकते हैं। इन्हें ढूंढने के बाद ही हम फ्यूचर में इनके जरिए ही हीलियोपोज से ही आसानी से बाहर निकल पाएंगे। जब ये स्पेस प्रॉब्स इंटरस्टेलर स्पेस में पहुँचे तो इन्होंने अजीब से सिग्नल्स रिकॉर्ड करना शुरू किए। जब इन्हें साउंड रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट किया गया तो ये कुछ ऐसे सुनाई दिए। इन्हें सुनकर ये कहा जाने लगा कि ये सिग्नल्स एलियंस ने भेजे हैं, लेकिन बाद में नासा के साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया कि ये कोई एलियंस नहीं बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद गैस की आवाज है। ये बात आप जान ले कि ऐसा हरगिज नहीं है कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स में कभी कोई खराबी नहीं हुई। अप्रैल 1978 में वॉयेजर 1 में रेडियो रिसीवर ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बारे में साइंटिस्ट लॉन्च होने से पहले ही जानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बैकअप रेडियो रिसीवर वॉयेजर में फिट किया था। जैसे ही पहला रिसीवर खराब हुआ तो फौरन से दूसरे रिसीवर को ऑन कर दिया गया। अब ये स्पेसक्राफ्ट हमसे इतना ज्यादा दूर जा चुका है कि इसे एक सिग्नल भेजने में तकरीबन 20 घंटों का वक्त लगता है। ये बात आप जान ले कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी बैटरी भी खत्म हो रही है, जिसकी वजह से ये खुद को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा। साइंटिस्ट का कहना है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये स्पेसक्राफ्ट 2025 तक हमें सिग्नल्स भेजता रहेगा। इसके बाद ये हमें डेटा भेजना बंद कर देगा, लेकिन स्पेस में हमेशा के लिए ही ट्रेवल करता रहेगा। 400 सालों के बाद ये ग्लीज स्टार के करीब से गुजरेगा। ये स्टार हमारे सोलर सिस्टम से 70.6 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और ये स्पेसक्राफ्ट 230 मिलियन सालों में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर मुकम्मल करेगा। कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि क्या वॉयेजर 1 इतने लंबे अरसे तक ट्रेवल कर पाएगा, तो इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत ज्यादा डस्ट मौजूद है, जिसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट बहुत जल्द खराब हो जाएगा। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर इस वक्त वॉयेजर की कैमरा को ऑन किया गया तो हमें क्या दिखाई देगा? फिलहाल ये स्पेस के अंधेरे में मौजूद है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा और एनर्जी की सेविंग के लिए इसके कैमरा को बंद किया गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का नाम सरे फहरिस्त होगा। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।